एक तरफ अभिषेक ने मन ही मन फैसला ले लिया, तो वहीं दूसरी तरफ शाम का वक्त है। आज अर्जुन किसी वजह से अपने काम से जल्दी फ्री हो गया था। कार्तिक, जो कि अर्जुन का दोस्त है, वो आज किसी काम से अर्जुन के साथ उसके घर जा रहा है। कार्तिक अभी अर्जुन के रूम में मौजूद है, जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाले असाइनमेंट के लिए उसके साथ डिस्कस कर रहा है। और उससे बातों ही बातों में कार्तिक ने अर्जुन से उसकी चाची का जिक्र किया। वैसे जब मैं तेरे घर के अंदर एंटर हुआ था, तब तेरी चाची बड़े प्यार से तुझसे पेश आई थी, और तू कहता है कि वो बहुत खतरनाक है। कार्तिक ने अर्जुन से पूछा। भाई, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तू चाची को भी बस यही समझ ले। भाई, तूने अभी चाची को देखा ही कहां है? कुछ दिन मेरे साथ इस घर में रहकर देख, तुझे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अर्जुन ने जवाब दिया, और फिर वापस से ये दोनों अपनी पढ़ाई के बारे में आपस में डिस्कस करने लगे। कार्तिक इस वक्त अर्जुन के घर पर पहुंच चुका था। तकरीबन 1 घंटे बाद अर्जुन के रूम में उसकी चाची आ गई। और फिर क्या था? चाची का अंदाज तो भाई अलग ही है, लेकिन बावजूद इसके वो अर्जुन से अभी उसके दोस्त कार्तिक के सामने थोड़ी नरमी से पेश आ रही है। अच्छा अर्जुन, अब काफी डिस्कशन हो चुका है हमारे बीच, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। ऐसा कहते ही कार्तिक उठकर जाने लगा। अरे बेटा, अभी कुछ देर पहले तो तुम आए हो, खाना खाकर जाते तो हमें खुशी होती। चाची बड़े प्यार से कार्तिक से बोली। आंटी जी, अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं फिर कभी आऊंगा। अभी मुझे जाना होगा, मेरे घर में सब लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, कार्तिक ने कहा और आंटी को प्रणाम कर वहां से जाने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद अपनी बाइक से वापस घर जाते हुए कार्तिक को कुछ याद आया। अरे यार, जल्दबाजी में मैंने अपने इंपॉर्टेंट नोट्स तो अर्जुन के रूम पर ही छोड़ आया हूं, मुझे जाकर वो नोट्स लेने होंगे। अपने आप में ये सब कहते ही कार्तिक ने बाइक वापस घुमाई और वापस अर्जुन के घर की ओर निकल पड़ा। तकरीबन 10 मिनट बाद कार्तिक जैसे ही अर्जुन के घर के बाहर पहुंचा और जैसे ही उसने डोर बेल बजाने की कोशिश की, वैसे ही उसे अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी पर अपना गुस्सा निकाल रहा हो। अरे, अभी कुछ देर पहले तो यहां सब कुछ नॉर्मल था, पर अभी अभी ये सब क्या हो रहा है? कहीं अर्जुन की चाची उसे कुछ बोल तो नहीं रही है? खुद से बातें करते हुए कार्तिक जैसे तैसे चुपके से अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। वो दरवाजा खटखटाने के बजाय कुछ और सोचने लगता है। नहीं, अगर मैंने इस तरह दरवाजा खटखटाया तो मैं ये नहीं जान पाऊंगा कि अंदर चल क्या रहा है। ऐसा करते हैं कि कार्तिक के घर दूसरी तरफ से चला जाए। जहां दीवार पर एक जगह उसने देखा कि वहां एक विंडो खुली हुई है, जो कि कुछ ऊंचाई पर है। कार्तिक जैसे तैसे दीवार पर चढ़कर उस विंडो के नजदीक पहुंचा। उसने विंडो पर लगे हुए पर्दे को थोड़ा सा हटाया और अंदर देखने लगा। आइंदा से इस घर में तेरा कोई भी दोस्त आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? अर्जुन की चाची ने ऊंची आवाज में कहा। पर चाची, मैंने आज तक अपने दोस्त को घर बुलाकर कोई गलत काम थोड़ी किया है। आखिर ये घर मेरा भी तो है। उस नाते दोस्त को कोई पराये के घर पर थोड़ी लाया था, जो आप मुझ पर ऐसे गुस्सा हो रही हो। अर्जुन ने अपना सवाल पूछा, जिससे उसकी चाची भड़क गई। एक बात कान खोलकर सुन ले तू, ये घर हमारा है, तेरा नहीं है। ये तो तेरी किस्मत अच्छी है कि हम तुझे खिला पिला रहे हैं, तुझे पाल रहे हैं, वरना आज के वक्त पर कोई भी ऐसा नहीं करता। इसे हमारी किस्मत खराब होना बोलते हैं। आज तेरे माँ बाप जिंदा होते तो तू उनके साथ रहता, बेवजह हमारा हर रोज नाक में दम न कर रहा होता। पता नहीं कौन सा बुरा वक्त देखा था मैंने, जब तेरे माँ बाप के जाने के बाद तुझे मेरे हवाले कर दिया गया। किसको पता था कि तू हमें वापस डसने वाला सांप निकलेगा। चाची फिर एक बार अर्जुन पर चिल्लाई। इस बार चाची की ये बातें अर्जुन के दिल में लग गई और वो अंदर ही अंदर मायूस हो गया। अपने भतीजे अर्जुन को उसकी चाची के आगे इस तरह जलील होता देख चाचा विक्रम से रहा नहीं गया, इसलिए वो इस बार भी अर्जुन के सपोर्ट में उतरा है। तुम ये क्या बोले जा रही हो अर्जुन को? कब से? आज तो तुमने अपनी सीमा लांघ कर हद कर दी है। अरे, तुमने जरा भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे ऐसा कहने से इस बच्चे पर क्या गुजरेगी? चाचा ने चाची से कहा। आप चुप रहिए,
आपके लाड़ प्यार ने इसे पूरी तरह बिगाड़ दिया है। ये लड़का अब दिन पर दिन हमारी नाक में दम करते रहता है, और एक आप हैं कि जो हमेशा इसका पक्ष लेते रहते हैं। आप भी आज इसके साथ एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आइंदा से आपने इस पर अपना प्यार लुटाने की कोशिश भी की तो मैं खुद इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। चाची ने एक तेज आवाज में चाचा से कहा, नहीं चाची जी, आप ऐसी बात मत कीजिए, आइंदा से मैं खुद ही इस बात का ध्यान रखूंगा। ऐसा कहते ही अर्जुन अपने कमरे में जाने को हुआ कि तभी अचानक उसकी चाची ने फिर एक बार उसे पीछे से आवाज लगाई, आप कहां चले जनाब? अभी तो कुछ और काम बाकी है। ये ले सामान की लिस्ट और पैसे, और जा दुकान से घर का सारा सामान ले आ। जब मन करे तब बस आराम की पड़ी रहती है तुझे, कुछ काम भी कर लिया कर। हमेशा इसी तरह फ्री की रोटियां नहीं खिलाते फिरूंगी तुझे। अब जा, मेरा मुंह मत देख, और जल्दी घर का ये जरूरी सामान लेकर आ। चाची फिर एक बार अर्जुन से चिल्लाते हुए बोली। जवाब में अर्जुन ने हामी भरी और फिर चाची के हाथ से सामान का पर्चा और थैला लेकर वो सामान लाने के लिए घर से बाहर चला गया। अर्जुन भले ही सामान के बहाने घर से बाहर आ गया हो, लेकिन अभी भी उसके मन में चाची की कही वही कड़वी बातें आ रही थी, जिसने अभी अभी अर्जुन के दिल को बेहद ठेस पहुंचाई। अब इस तरह हताश मत हो अर्जुन, तू तो जानता ही है ना कि अब वापस से सब कुछ वैसा ही हो चुका है जैसा पहले था, तो इन बातों से क्या फर्क पड़ता है तुझे? अब तो ना ही तेरे पास तेरे माता पिता हैं और ना ही काम्या तुझसे प्यार करती है। ऊपर से यहां चाची का रौद्र रूप हर रोज मुझे देखने को मिल रहा है। अपना दिल छोटा मत कर, अभी तो तुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। इन छोटी छोटी बातों को अगर दिल से लगाकर बैठ गया तो फिर जय राम जी की। अर्जुन अपने मन ही मन में खुद को समझाता है। एक ओर अर्जुन अपने मन में खुद को तसल्ली तो दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चाची की कड़वी बातों को वो पूरी तरह भुला भी नहीं पा रहा है, क्योंकि चाची की ये बातें कड़वी होने के साथ साथ उसके माता पिता के लिए भी थी, जिसे आसानी से भूल पाना अर्जुन के लिए आसान बात नहीं है। अर्जुन अभी बस इन्हीं सब बातों में फंसा हुआ था, तभी अचानक उसके पीछे उसके कंधे में कोई हाथ रखता है। इस वक्त अर्जुन को लगता है कि ये उसके चाचा जी हैं, जो फिर एक बार उसे सहारा देने आ गए हैं। लेकिन जैसे ही अर्जुन पीछे मुड़ता है, वैसे ही वो देखता है कि पीछे उसका दोस्त कार्तिक खड़ा है। अरे कार्तिक, तू यहां? तू तो वापस घर को चला गया था ना, फिर वापस कैसे आ गया? अर्जुन ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। बस ऐसे ही यार, अपने दोस्त के लिए आ गया वापस में, कार्तिक ने जवाब दिया। लेकिन कार्तिक का यह जवाब अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसके जवाब में कई सारे अनजान सवालों की झलक देखने को मिल रही थी। मैं कुछ समझा नहीं कार्तिक, तू कहना क्या चाहता है? अर्जुन ने कार्तिक से पूछा। माफ करना मेरे दोस्त, मैंने चुपके से वो सब सुन लिया जो तेरी चाची ने तुझसे अभी अभी कहा है। आज मुझे सारा कुछ समझ में आ गया अर्जुन। तेरी चाची तेरे साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे तू कोई पराया हो। सच में यार, बहुत बुरा होता है तेरे साथ इस घर में। वो तो जरा अपने नोट्स के बहाने में वापस तेरे घर को आ गया, वरना मुझे इस कड़वी सच्चाई का कभी भी पता नहीं चलता। तूने अपनी चाची के बारे में हमें पहले बताया तो था, लेकिन तेरी चाची इतनी ज्यादा डेंजरस होगी ये हमने कभी नहीं सोचा था, कार्तिक ने हताश होकर कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कार्तिक, चाची इतनी बुरी भी नहीं है जितना कि तुझे लगता है। उनकी बातों में बेशक कड़वाहट है, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छी है, अर्जुन ने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कमाल का यार, तू भी, तेरे साथ इतना कुछ हुआ और तुझे अभी भी बुरे लोगों में अच्छाई नजर आती है। मुझे लगता है भाई, तुझे तेरी अच्छाई किसी दिन ले डूबेगी भाई, कार्तिक ने अर्जुन से कहा। अच्छा वो सब छोड़, और तू ये बता कि तूने मेरे घर जाकर अपने नोट्स ले लिए? अर्जुन ने कार्तिक से पूछा। नहीं यार, मैं जैसे ही तेरे घर जाने वाला था वैसे ही तू मुझे यहां बाहर दिख गया। बस अभी कुछ देर में जाकर लेता हूं अपने नोट्स, कार्तिक ने जवाब दिया। लेकिन उससे पहले मेरे पास तेरे लिए कुछ है। ऐसा कहते ही कार्तिक ने अपनी जेब से एक टोकन निकाला। ये तो मुझे कोई टोकन लगता है, पर यह टोकन तू मुझे क्यों दे रहा है? अर्जुन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। ये वही कॉलेज की एडवेंचर ट्रिप का टोकन है। इसी महीने के 7 तारीख को रामेश्वरम जा रही है, और तुझे तो पता ही होगा यार,
कि इस ट्रिप के लिए मेरा नाम भी अनाउंस हुआ है, लेकिन एक रीजन है यार जिस वजह से मैं ट्रिप पर नहीं जा रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे बदले वहां तू जाए, इसलिए ये टोकन मैं तुझे दे रहा हूं। कार्तिक ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। पर ऐसी भी क्या वजह है जिस वजह से तू इस एडवेंचर ट्रिप को मिस कर रहा है? तेरा तो नाम भी उस लिस्ट में है। पर अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। अरे मैं तो तुझे बताना भूल ही गया था। वो कल फुटबॉल प्रैक्टिस करते वक्त मेरे हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था। डॉक्टर का कहना है कि इसे ठीक होने में अभी पूरा 1 महीना लगेगा। मैं इस एडवेंचर ट्रिप के लिए फिट नहीं हूं। और तू तो जानता ही है ना कि रामेश्वरम जाकर वहां हमें बहुत सारे टास्क करने होंगे, इसलिए मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। और अब मैं चाहता हूं कि मेरी जगह वहां तू चला जाए, कार्तिक ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। और इसलिए टोकन के पीछे की सच्चाई उसे बता दी। पर तेरी जगह मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? तू तो जानता है ना कि सिद्धार्थ सर मुझे किसी भी हाल में रामेश्वरम नहीं जाने देंगे, और इस ट्रिप के बाकी स्टूडेंट्स भी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो ऐसे में तेरी जगह मैं कैसे इस ट्रिप का हिस्सा बन सकता हूं? अर्जुन ने फिर एक बार बड़ी हैरानी से कार्तिक से सवाल किया। तुझे शायद मालूम नहीं, लेकिन मैं तुझे आज बता दूं, अगर इस ट्रिप का कोई भी स्टूडेंट अपनी जगह किसी और को इस ट्रिप का हिस्सा बनाना चाहे तो बना सकता है। यही तो इस ट्रिप का सबसे डिफरेंट रूल है, इसलिए मेरी जगह इस ट्रिप का हिस्सा तू बन सकता है मेरे दोस्त। कार्तिक फिर एक बार अर्जुन को समझाते हुए बोला। कार्तिक के ये सब समझाते ही अर्जुन ने भी हां में अपना सर हिलाया और कार्तिक के हाथों से उस टोकन को ले लिया। थैंक्स कार्तिक, आज तू नहीं जानता कि तूने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। ऐसा कहते ही अर्जुन इमोशनल होकर कार्तिक के गले लग गया। मैं जानता हूं मेरे दोस्त कि तुझे इस घर में कितनी तकलीफ होती है। हर रोज तुझे न जाने कितने ताने यहां सुनने पड़ते हैं। इसलिए मैंने तुझसे झूठ बोला था मेरे दोस्त कि मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। हकीकत तो यह है कि यह इंजरी सिर्फ बहाना है। असल मकसद तो तुझे इस एडवेंचर ट्रिप का हिस्सा बनाना है, ताकि कुछ दिनों के लिए ही सही, कम से कम अपने घर से दूर रहकर तो कुछ पल खुशी के बिता तो सकेगा। कार्तिक ने मन ही मन खुद से बात करते हुए कहा। वैसे काम्या भी इस ट्रिप का हिस्सा बन रही है। यही मौका है अर्जुन, जब तुझे काम्या से अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए। इस बार चुकना मत मेरे दोस्त, झंडे गाड़ कर आना, कार्तिक ने कहा। जवाब में अर्जुन ने भी हां में अपना सर हिलाया। ठीक है, मैं तेरे घर से अपने नोट्स ले आता हूं, तू जा और दुकान से सामान लेकर आ जा, कार्तिक ने अर्जुन से मजाकिया अंदाज में कहा और वहां से चला गया। अब अर्जुन के हाथों में वो टोकन है जिसकी उसे तलाश थी, और यही जरिया है जिससे वो काम्या के नजदीक जा सके। तू नहीं जानता कार्तिक, आज तूने वो किया जो जरिया बनेगा मेरे काम्या के पास होने का, क्योंकि किसी भी हाल में मैं काम्या को विकी के पास जाता हुआ नहीं देख सकता। वो ठीक लड़का नहीं है। उस टोकन को देखकर अर्जुन खुद से बातें करते हुए कहता है, और फिर किराने की दुकान की ओर घर का सामान लाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेवी और एनडीआरएफ की टीमें पिछले 2 दिनों से इंडियन ओशन का अच्छे से मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जो कुछ भी यहां घटा वो सभी के लिए अभी भी एक पहेली बना हुआ है। इंडियन नेवी और एनडीआरएफ की तमाम टीमों के अलावा यहां इनके साथ कई सारे नेशनल न्यूज चैनल के पत्रकार भी आए हुए हैं, जो इन तमाम बड़े ऑफिसर्स के साथ इस रहस्यमय घटना का मुआयना कर इसे लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी इंडियन ओशन के ऊपर हैं। 2 दिन पहले 31 दिसंबर की उस रात को इस जगह पर जो कुछ हुआ वो वाकई में हैरत अंगेज घटना थी। कहा जा रहा है कि उस रात तूफान का आना अचानक हुआ, वो भी बगैर किसी अलर्ट के। उस रात इस जगह पर जो कोई उस प्राइवेट शिप से नीचे पानी में गिरा वो चंद सेकंड के अंदर इस पानी में गायब हो गया। जो भी लोग उस रात उस हादसे में जिंदा बच पाए, उनका कहना है कि उस वक्त यहाँ आसपास के पानी का रंग लाल पड़ गया था, जिसकी असल वजह क्या है ये किसी को भी नहीं मालूम। हालांकि एनडीआरएफ की टीम और इंडियन नेवी यहाँ मौजूद है जो यहाँ पर रिसर्च कर रही है, लेकिन अभी भी सच इनके सामने नहीं आ पाया है। जांबाज न्यूज की रिपोर्टर अंजलि लाइव टेलीकास्ट के जरिए लोगों को बता रही है जो कि अभी खुद इस घटना स्थल पर मौजूद है। क्या सारे लोग मिलकर समंदर की गहराइयों में गिरे हुए लोगों को ढूंढ पाएंगे, या होगा कुछ बड़ा हादसा फिर से? 31 दिसंबर की उस रात
इस खौफनाक घटना का शिकार हुआ लड़का अभिषेक अपनी मां के पास उनके कमरे में किसी जरूरी काम से गया, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखाई दी। ये मां अचानक कहां चली गई? अभी तो यहीं पे थी। शायद घर के किसी और रूम में मौजूद होगी। मैं बगल वाले रूम में जाकर चेक करता हूं, हो सकता है मां वहीं हो, अभिषेक ने कहा और फिर अपने पिता के रूम की तरफ जाने लगा। जैसे ही अभिषेक उस रूम में पहुंचा, वैसे ही उसने देखा कि उसकी मां उस रूम में कुछ तलाश कर रही है और थोड़ा बहुत परेशान भी नजर आ रही है। उसकी मां इतनी परेशान है कि उसे अभिषेक का रूम में दस्तक देने की कोई भनक तक नहीं लगी। अभिषेक ने देखा कि उसकी मां काफी बेचैन होकर रूम में मौजूद कबर्ड में कुछ तलाश कर रही है, जिस वजह से कबर्ड का सामान नीचे फर्श पर गिरा पड़ा है। क्या बात है मां, आप अभी इस वक्त यहां क्या कर रही हैं? किस चीज की तलाश कर रही हैं आप? अभिषेक ने अपनी मां से सवाल किया। अभिषेक के सवाल को सुन उसकी मां तेजी से अभिषेक की ओर मुड़ी, जो कि अभी तक अपनी धुन में मग्न होकर कुछ तलाश कर रही थी। अभिषेक को अचानक उस कमरे में देख उसकी मां पूरी तरह घबरा गई और इसी घबराहट की वजह से जल्दबाजी में वो कबर्ड का डोर बंद करना भूल गई। अभिषेक, तू यहां क्या कर रहा है? हड़बड़ाते हुए अभिषेक की मां ने पूछा। मां, मैं तो बस आपको तलाशते हुए यहां पहुंचा। इससे पहले मैं आपके रूम में गया था, पर आप मुझे वहां नहीं मिली, इसलिए। अभिषेक ने बस अभी इतना कहा ही था कि तभी अचानक कबर्ड से नीचे कुछ गिरने की एक हल्की सी आहट सुनाई दी। जैसे ही अभिषेक ने नीचे देखा तो पाया कि वहां किसी की फोटो पड़ी है। अभिषेक ने उस फोटो को देखा और आगे जाकर उसे उठा लिया। मां, ये फोटो तो दादाजी की है, अभिषेक ने कहा। हां बेटा, ये फोटो तुम्हारे दादाजी की है, उसकी मां ने फिर एक बार हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। ये फोटो काफी पुराना मालूम पड़ता है, पर इस फोटो में तो दादाजी एक प्राइवेट शिप में किसी ओशन के ऊपर मौजूद हैं और इनकी ड्रेस भी इस फोटो में काफी डिफरेंट है। ऐसा लगता है जैसे ये कभी कोई साइंटिस्ट या इंडियन नेवी का कोई पार्ट रहे हो। दादाजी की उस तस्वीर को घूरते हुए अभिषेक ने अपनी मां से पूछा, लेकिन अभिषेक की मां ने अभिषेक के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो बातों को टालने की कोशिश करने लगी। अरे बेटा, ये फोटो तुम मुझे दे और चल यहां से। देख, अभी तेरे पापा का भी घर आने का वक्त हो रहा है, हमें अब इस रूम से बाहर जाना चाहिए, हड़बड़ाते हुए अभिषेक की मां ने कहा और उस फोटो को वापस उस कबर्ड में संभाल कर रख दिया। अभिषेक की मां ने उसकी बातों का जवाब सही से नहीं दिया, जो कि अभिषेक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी मां से दोबारा कोई सवाल न करते हुए उस रूम से बाहर निकलना ही बेहतर समझा। फिर भी कहीं न कहीं उसे इस बात को लेकर थोड़ा बहुत शक हुआ था कि जो इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी मां उससे कोई न कोई बात जरूर छिपा रही है। ये मां का बर्ताव कुछ अजीब सा था। कुछ तो बात है, मां मुझे बताना नहीं चाहती, और जो भी वो बात है वो मेरे दादाजी से जुड़ी हुई है, मुझे तो पता लगाना ही होगा। अभिषेक ने मन में फैसला किया। अगले दिन फिर से एक बार अभिषेक के माइंड में कल रात की बात को लेकर ख्याल आता है, क्योंकि कल रात उसकी मां ने उसके दादाजी की फोटोग्राफ्स के बारे में पूछे गए सवाल पर अभिषेक की बातों को टाल दिया और फिर उसे उस कमरे से बाहर जाने को कहा। कल रात मैंने पहली बार दादाजी की कोई पुरानी ऐसी फोटोग्राफ्स देखी जिसमें मुझे वो किसी साइंटिस्ट या नेवी ऑफिसर की तरह लगे, लेकिन नेवी ऑफिसर्स की ड्रेस तो वैसी नहीं होती जैसी दादाजी ने उस फोटोग्राफ्स में पहनी हुई थी। अपने दादाजी को लेकर अभिषेक के मन में अभी कुछ ऐसे ही सवाल उमड़ रहे हैं, जिन्हें तलाशने के लिए फिर एक बार वो चुपके से उस कमरे में पहुंचता है जहां कल रात उसकी मां ने दादाजी की फोटोग्राफ्स को उस कबर्ड में रखा था। उस कमरे में जाकर अभिषेक पहले एक नजर बाहर चारों तरफ देखता है, क्योंकि उसे डर है कि किसी भी समय अगर यहां पर कोई आ गया तो वो पकड़ा जाएगा। वो जल्दी से उस कबर्ड के पास गया। पहले तो उसने चारों तरफ देखा कि उसे कोई देख तो नहीं रहा, फिर फटाफट उस कबर्ड को खोलने लगा, लेकिन जैसे ही अभिषेक ने कबर्ड खोलने की कोशिश की तो वो उससे खुली नहीं। लगता है इसकी चाबी मां के पास है, मुझे मां से इस कबर्ड की चाबी मांगनी चाहिए।
लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट मां से इसकी चाबी मांगी तो मां मुझे इसकी चाबी कभी नहीं देने वाली। मुझे कोई और तरीके से चाबी को तलाशना होगा। अभिषेक अपने दिमाग पर जोर देता हुआ बोला और फिर उस कमरे से वापस बाहर आ गया। अगले ही पल उसके दिमाग में फिर एक और ख्याल आया। मुझे लगता है इस कबर्ड की चाबी मां ने अपने रूम में रखी होगी। मुझे चुपके से और जल्दी से चाबी तक पहुंचना होगा और फिर जल्दी से अपना काम निपटाकर चाबी वापस से वहीं पर रख देनी होगी जहां से मैं उसे उठाऊंगा। खुद से बातें करते हुए अभिषेक कहता है। तभी अचानक वहां उसकी मां आ जाती है, जो अभिषेक से कहती है, बेटा गोलू, मैं अभी किसी जरूरी काम से मार्केट जा रही हूं, थोड़ी देर में लौट आऊंगी, तब तक तू घर पर ही रुकना और अपना ख्याल रखना बेटा। ऐसा कहकर अभिषेक की मां चली गई। मां के घर से जाने के बाद अभिषेक जल्दी से अपने मम्मी पापा के रूम में पहुंचा और फटाफट उस रूम के कबर्ड की चाबी तलाशने लगा, जिसके अंदर उसके दादाजी की एक पुरानी फोटोग्राफ्स मौजूद है। अभिषेक ने काफी देर इधर उधर तलाशा और फाइनली उसे दीवार पर टंगी एक छोटी सी कील पर उस कबर्ड की चाबी रखी हुई नजर आ गई। फिर क्या था, अभिषेक ने उस चाबी को उस कील से बाहर निकाला और फटाफट चाबी को लेकर वो उसके बगल वाले कमरे में चला गया। वहां पहुंचकर उसने जल्दी से वहां मौजूद कबर्ड का डोर ओपन कर लिया और फिर उसके अंदर अपने दादाजी की वही पुरानी फोटोग्राफ्स को तलाशने लगा जो उसने कल देखी थी। तकरीबन 5 मिनट तलाशने पर उसे उस कबर्ड में अपने दादाजी की वही पुरानी फोटोग्राफ्स मिल गई जिसकी तलाश में वो यहां आया है। उसने अपने दादाजी की उस फोटोग्राफ्स को अपने हाथों में उठाया और फिर उसे बड़े गौर से निहारने लगा। दादाजी की इस फोटोग्राफ्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी किसी समुद्री मिशन में निकले हों। तो वहीं इनके पहनावे से यह पता चल रहा है कि ये कोई विशेषज्ञ हैं। उस फोटो को गौर से घूरते हुए अभिषेक ने कहा और फिर अगले ही पल उसने अपनी जेब से अपना स्मार्टफोन निकाला और उस फोटो को अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया। फिर अभिषेक जल्दी से अपने दादाजी की उस फोटोग्राफ्स को वापस कबर्ड में रखने लगा, लेकिन तभी वहां पर रखे काफी सारे कपड़ों के बीच उसे एक छोटा सा प्लास्टिक का थैला मिला, जिसे देखने से पता चलता है कि उसके अंदर कोई जरूरी कागजात रखे हुए। जैसे ही अभिषेक का ध्यान उस छोटे से प्लास्टिक के थैले पर गया, वैसे ही अभिषेक ने अपना दाहिना हाथ आगे कर उसे उठा लिया और फिर वो उसे खोलने लगा। लेकिन यह थैला तो पूरी तरह पैक था। इस थैले को खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि इसे खोलने के लिए इसे फाड़ना होगा। पहले तो अभिषेक को लगा कि अगर वो इस छोटे से प्लास्टिक के थैले को फाड़ता है तो फिर उसकी मां और उसके पापा को यह बात पता चल जाएगी कि अभिषेक अपनी मां और पापा के कमरे से कबर्ड की चाबी चुराकर चोरी छुपे उस कबर्ड के अंदर कुछ तलाश रहा था। लेकिन फिर उसने इन सब की परवाह किए बिना उस थैले को फाड़कर उसके अंदर के तमाम कागजातों को देखना ही उचित समझा। मुझे लगता है इस प्लास्टिक के थैले के अंदर मुझे अपने दादाजी के कुछ पुराने और फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, जिनसे मैं एग्जैक्ट पता लगा पाऊंगा कि दादाजी की उस फोटोग्राफ्स की सच्चाई है क्या, जो उन्होंने समुद्र के बीचों बीच जाकर किसी प्राइवेट शिप के ऊपर खिंचवाई है। खुद से बातें करते हुए अभिषेक ने कहा और फिर अगले ही पल अभिषेक ने उस छोटे से प्लास्टिक के थैले को फाड़ दिया। उसके अंदर अभिषेक को एक बुक मिली जो समुद्र के अंदर अब तक हुई रिसर्च की एक बुक थी। उस बुक के साथ वहां पर कुछ और कागजात और फोटोग्राफ्स भी थे, जिनमें उसके दादाजी की नॉर्मल फोटोग्राफ्स भी मौजूद थी। लेकिन जैसे ही अभिषेक उस किताब के पन्नों को अच्छी तरह पलटने लगा, वैसे ही उसे किताब के उन पन्नों के अंदर एक और फोटोग्राफ्स दिखाई दी। अर्जुन ने जैसे ही उन फोटोग्राफ्स को अपने हाथ में उठाया, वैसे ही उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस पुरानी फोटोग्राफ्स को अभिषेक ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, वो उसकी मां की शादी की फोटो है, जिसमें उसकी मां की मांग में जो शख्स सिंदूर भर रहा है वो उसका पिता नहीं बल्कि कोई और है। यह अभिषेक के लिए अभी सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट है। ये आदमी कौन है और ये मां की मांग में सिंदूर क्यों भर रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? कहते हुए अभिषेक गहरी सोच में पड़ गया। एक तरफ अभिषेक परेशान हो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में
जब कॉलेज में सभी स्टूडेंट को यह खबर मिलती है कि कार्तिक के हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से कार्तिक के बदले अर्जुन अब इस 15 दिन के एडवेंचर ट्रिप का हिस्सा बनने जा रहा है, जो कि 7 जनवरी यानी कि आज से 2 दिन बाद तमिलनाडु के रामेश्वरम जा रही है, वे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे, कार्तिक को हैमस्ट्रिंग इंजरी कैसे हुई? इस बारे में उसने मुझे कुछ बताया नहीं। मुकेश ने अपने दोस्त अर्जुन से सवाल किया। अरे, अपना कार्तिक तो यार स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है ना, पर ऐसी इंजरी स्पोर्ट्समैन को तो काफी होती रहती है, शायद इसलिए उसने हमें इस बारे में बताना सही नहीं समझा होगा, अर्जुन ने जवाब दिया। चल, इस बार कार्तिक के बदले तू रामेश्वरम जा रहा है, लेकिन क्या तुझे नहीं लगता कि इस ट्रिप का हिस्सा बने बाकी लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे और वहां तो तू अकेला पड़ जाएगा? वहां ना ही तेरे साथ कार्तिक रहेगा और ना ही मैं। पता नहीं ये लोग वहां तेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, टेंशन में आकर मुकेश बोला। तू इस बात की टेंशन मत ले मुकेश, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, अर्जुन ने मुकेश को भरोसा दिलाते हुए कहा। अपने पजामा का नाड़ा तो तुझसे सही से संभलता नहीं, और तू इतने सारे लोगों को कैसे हैंडल करेगा, जो सभी लोग उस वक्त तेरे खिलाफ चले जाएंगे और फिर तेरी जमकर बैंड बजाएंगे, मुकेश ने मजाकिया अंदाज में अर्जुन से कहा। यार तू भी ना मुकेश, मुझे हर वक्त कमजोर ही समझता रहता है यार। जितना कमजोर तू मुझे समझता है, मैं उतना कमजोर नहीं हूं, अर्जुन ने कहा। तभी वहां पर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप आया, जिनमें काम्या और विकी भी शामिल थे। हाँ, सुना है कार्तिक की जगह तू रामेश्वरम जाने वाली एडवेंचर ट्रिप का हिस्सा बन रहा है, जिस ट्रिप में हम भी शामिल हैं, विकी ने एक धड़ल्ले अंदाज में अर्जुन से सवाल किया, जिसका जवाब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हाँ में दिया। यह तो बहुत अच्छा हुआ काम्या। तुम्हें शायद याद होगा कि इस ट्रिप में जाने से पहले तुम ही मुझसे कहा करती थी कि हम रामेश्वरम जाकर बोर हो जाएंगे। ये 15 दिन हमारे लिए पहाड़ जैसे साबित होंगे, लेकिन अब तुम्हें नहीं लगता कि इस नमूने के हमारे साथ वहां जाने से हमारा अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो जाएगा? विक्की ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए काम्या से कहा। हाँ, बात तो तुमने 100% की है विक्की। वैसे इसकी इतनी औकात कहां थी कि ये उस एडवेंचर ट्रिप का हिस्सा बन सके, वो भी हमारे साथ। लेकिन अब इसे लग रहा होगा कि ये खुशी खुशी उस एडवेंचर ट्रिप का हिस्सा बनेगा, लेकिन इसको क्या पता कि इसके साथ वहां जो कुछ भी होगा इसे अपनी सारी जिंदगी भर याद करता फिरेगा। एक लड़की ने भी विकी की तरह अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा। अगले ही पल काम्या के साथ खड़ा विकी अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर बोला, चल, किसी वजह से तू तो रामेश्वरम ट्रिप का हिस्सा बन रहा है, लेकिन बच्चू, अब जो तेरे साथ होगा ना, उसके लिए तू हमेशा अपने आप को कोसता रहेगा। गुस्से भरी आवाज में अर्जुन को यह धमकी देते ही विकी वापस जाने लगा। रुक जाओ विकी, वापस जाते हुए विकी को अर्जुन ने आवाज लगाई। विकी पीछे की ओर मुड़ा और अर्जुन कुछ कदम चलकर विकी की तरफ उसके पास जाकर बोला, बेशक आज वक्त तुम्हारे साथ में चल रहा है, लेकिन एक बात याद रखो विकी की हमेशा किसी का वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज तुम्हारा वक्त है और कल मेरा भी वक्त आएगा, जब तुम्हें सारा हिसाब सूद समेत वापस करना होगा। अर्जुन के विक्की को यह सब बोलने में घबराहट का कहीं से नामो निशान तक नहीं था। इसीलिए आज अर्जुन का यही वो इंपॉर्टेंट पहलू है जिसने वहां पर खड़े तमाम स्टूडेंट्स को पूरी तरह शॉक्ड कर दिया। अच्छा, तेरी बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है आज तेरे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए। जरा संभाल कर फड़फड़ा अपने इन परों को, वरना पर कतरने में वक्त नहीं लगता हमें। फिर एक बार विक्की ने अर्जुन को धमकाते हुए कहा, जो ऊंची उड़ान भरने का सपना देखते ना, वो पंखों के कतरने का खौफ अपने जहन में नहीं पाला करते मेरे दोस्त, क्योंकि वे परिंदे बहुत खतरनाक होते हैं जो आंधियों को चीरने की क्षमता रखते हैं। फिर चाहे उनके रास्ते में कोई भी आए, उन्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वे उस मुसीबत को रौंदना भी जानते हैं। अर्जुन ने विकी से उसी के अंदाज में कहा। अर्जुन की ये बातें विकी को नागवार गुजरी, और फिर क्या था, उसने जैसे ही अर्जुन को मारने के लिए अपना पंच आगे बढ़ाया, वैसे ही काम्या ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। क्या कर रहे हो विकी, ये तुम लोग ऐसे कहीं भी क्यों लड़ने लग जाते हो यार? काम्या की बात पर विकी ने उसे घूरते हुए कहा, यह अर्जुन तुम्हारा लगता कौन है यार? आजकल बहुत इसके सपोर्ट में रहने लगी हो तुम। विकी की इस बात पर काम्या वहां से चली गई और अर्जुन भी। दोनों के जाते ही विकी ने मन में प्लान बनाते हुए किसी को फोन लगाया और कहा, जैसा कहा है वैसा हो जाना चाहिए, क्योंकि इस ट्रिप पर मैं एक तरफ जहां काम्या को हासिल करूंगा, तो वहीं इस अर्जुन को भी रास्ते से हटा दूंगा।
आखिर ऐसा क्या करने वाला है विकी अर्जुन के साथ, और क्या वो कामयाब हो जाएगा अपने इस प्लान में?